हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइज, जैसा कि आप जानते हो कि आज इंग्लिश का हमारा जो सेक्शन है जो सीईटी एग्ज़ाम में पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में, आज मैं आपसे वो डिस्कस करूँगी। अभी मैं बाहर हूँ तो सोचा कि एक बच्चे ने मेरे को ये पीडीएफ भेजा तो मैंने सोचा अभी जल्दी में बना देती हूँ, ठीक है। और तुम सभी को कोई प्रॉब्लम ना आए ताकि आप इसको देख पाओ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चे, वो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, सिर्फ हम आंसर्स की बात करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसको सोल्व करने की टेक्निक क्या हो सकती थी, बस वो बता देती हूँ। सबसे पहले ध्यान दोगे बेटा कि क्वेश्चन में बात किसकी कर रहा है कि ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू। तो आप ध्यान से देखो कि ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स जो हमारा ये पार्ट है, इसमें से वो क्या कह रहे हैं कि किस किस पार्ट में कंट्रीब्यूट करता है। तो आप जब इसको ध्यान से पढ़ोगे तो क्या पाओगे कि यहाँ पर पॉपुलेशन की बात नहीं हुई, हटा दो इसको। एग्रीकल्चर की बात नहीं हुई, रिलीजियन की बात नहीं हुई। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 46 में आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और साफ साफ ध्यान दो, इसमें लिखा हुआ है एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट जनरेट्स बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। ओके गाइज, तो आपको यहाँ पर ऐसे एलिमिनेट करना था ये पार्ट। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था 47, उसमें साफ साफ पैराग्राफ में बात करी गई है कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो ये तो बहुत ईजी हो जाता है यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन ये किसी से सोल्व नहीं हुआ होगा। तो आपको यहाँ पर आंसर करना है 7th। क्लियर गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि पैराग्राफ में ये कौन सी बात हुई थी कि कंट्रीज हिस्ट्री ट्रेडिशन एंड कल्चर। तो देखिए, आइडेंटिटी हमारा आंसर यहाँ पे नहीं हो सकता था, काट दो इसको। प्रिस्टीन का मतलब प्राचीन, अट्रैक्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता। तो आपका जो सही आंसर होगा बच्चे वो होगा हेरिटेज गाइस। ओके गाइस, सो 48 में आंसर करेंगे आप सेकंड, हेरिटेज जिसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग। बच्चे ये जरूर ध्यान में रखना था कि जिस पार्ट को अंडरलाइन किया गया है उसका अपोजिट बताइए। सो फ्रीक्वेंट मीन्स जिसमें फ्रीक्वेंसी है, कोई भी ऐसी एक्शन जो बार बार हो रही है, राइट, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंट एक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर ऑपोजिट की बात करूँ तो ऑपोजिट वर्ड हमारे क्या जा रहे हैं, देखिए। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, प्राचीन, हटा देंगे। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है, अनकॉमन। अब हमारे दो वर्ड यहाँ पर ऑपोजिट जा रहे हैं, फ्यू और रेयर। लेकिन बच्चों ध्यान दो, फ्यू हमेशा क्वांटिटी की बात करता है। अगर मुझे इसमें से एक हटाना होगा तो मैं कैसे करूँगी, क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी का ऑपोजिट वर्ड हमारा होता है रेयर। तो आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर होगा बेटा फोर्थ, यानी कि रेयर। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो शब्द लिखा है उसका ओपोजिट हमें बताना है। ध्यान दे बेटा, कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन की डायरेक्शन नहीं पढ़ते हैं। अगर ये सिनोनिम लिखा होता तो सीधा मेरा आंसर क्या होता, स्लिम। जो परफेक्ट फिगर है उसको हम बात करते हैं। मैंने क्लास में किसी दिन आपको पढ़ाया था कि जब मैं पर्सनैलिटी की बात कर रही थी कि कोई भी व्यक्ति कैसा दिखता है, उससे हमने बहुत सारे शब्द बनाए थे। तो उन्हीं में से ये सारे शब्द मैंने डिस्कस किए हुए एज इट इज़। तो आपको क्या करना था, देखिए, ऑपोजिट बताना है। तो स्लेंडर का स्लिम नहीं कर सकते आप, फ्रेल होता है कमजोर, स्ट्रोंग होता है मजबूत। आपको यहाँ पर बात करनी थी पर्सनैलिटी की, तो दैट विल बी स्टाउट। और स्टाउट का मतलब होता है लंबा तगड़ा हष्ट पुष्ट व्यक्ति। तो स्लेंडर का जस्ट अपोजिट वर्ड यहाँ पर हो जाता है स्टाउट, जो आपको करके आना था। और यही आपका करेक्ट आंसर है। 51 पे चलते हैं बेटा। हर स्पीच इज ऑलवेज फुल ऑफ टोल स्टोरीज। टोल स्टोरीज का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी फेंकना, सिंपल। तो बड़ी बड़ी फेंकने को हम क्या बोलेंगे, देखो, लॉन्ग टेल्स नहीं बोलेंगे, हीरोइक नहीं बोलेंगे, रियलिस्टिक नहीं बोलेंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है थर्ड, एग्जेजरेटेड टेल्स, यानी कि जिनको बढ़ा चढ़ा के बात का बतंगड़ बना के जो बताया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है बेटा थर्ड। 52 में क्या कह रहे हैं कि एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली। ये साफ साफ देखिए क्या बात हो रही थी। एक बार अगर आपने ये वर्ड नहीं भी किया है तो बेटा मैं बार बार आपको क्लास में कहती हूँ कि आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहिए। अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लेक्स, आप सभी जानते हो मल्टीप्लेक्स क्या होते हैं, थिएटर्स होते हैं, ठीक है। डुप्लेक्स की बात करें, ऐसी बिल्डिंग जिसमें डबल स्टोरी होती है, ठीक है, डबल स्टोरी की जो बिल्डिंग होती है हमारी, तो उनको हम डुप्लेक्स कहते हैं। डुप्लेक्स के हमारे लंच बॉक्स भी आते हैं, आपने देखा होगा, दो लेयर बनती हैं जिसमें दो छोटे बॉक्स रखते हो एक बड़ा रखते हो, तो दैट इज कॉल्ड डुप्लेक्स। कैरावेन क्या होता है, जो हमारी ऐसी कोई वैन जिसमें हम क्या करते हैं, जो व्हील्स पे हमारा घर होता है। जैसे अगर आपने स्वदेशी मूवी देखी है शाहरुख खान की, तो उसमें ये पूरी जो मूवी है उसमें वो दिखाया जाता है कि वो कैरावेन से घूम रहा है। ये वही कैरावेन की बात हो रही है कि आपका जो घर है लेकिन वो व्हील्स पे है,
ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कैरावेन। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता था। तो अगर आपने 3 एलिमिनेट कर दिए तो बचा हुआ आंसर ये आपका क्या होगा, कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम का मतलब होता है जिसमें शेयरिंग की जाती है। कुछ पार्ट आपका प्राइवेट होगा, कुछ पार्ट आपका शेयरिंग पार्ट होगा। ये हिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा शब्द यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा आता है, स्पेलिंग का करना था बच्चे। तो देखिए रेज हमारा होता है गुस्सा, RAGE। ओके, OUS जोड़ा जाता है एडजेक्टिव बनाने के लिए, और आउट शब्द इसके शुरू में जोड़ दो। तो देखो हमारा ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन मुझे ऐसा दिख रहा है। तो यही मेरा सही आंसर होगा, बाकी आपके सारे रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 54। बेटा पैसिव वॉइस बनाना था, कुछ भी नहीं करना था आपको इसमें। मैंने बताया है कि वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, काफ़ी सारी बातें हमने इसकी करी हुई हैं। विल हैव फिनिश्ड हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो क्यों ना हम एक ऐसे ऑप्शन पे चलें जिसमें परफेक्ट पार्ट हो और बीन लगा हुआ हो। तो साफ साफ देखिए आपका थर्ड आंसर यहाँ पे हो जाता है। इज फिनिश्ड वैसे ही एलिमिनेट हो गया, विल बी फिनिश्ड हटा दो, विल फिनिश वैसे ही रोंग हो गया। तो सही आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है थर्ड, सिर्फ परफेक्ट पार्ट में बीन लगाना होता है, ये आपका आंसर है। अगर हम बात करें 55 की बच्चों, तो देखिए क्या कह रहे हैं, ये PQRS बेस्ड क्वेश्चन था। अगर हम बात करें कोई भी PQRS हम अरेंजमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है। तो अगर किसी बच्चे का दिमाग इसमें नहीं लग रहा था तो कॉमन सेंस इसमें लगानी थी। ओन प्रेपोजिशन से तो सब्जेक्ट की शुरुआत नहीं करेंगे, प्रिजर्व्ड वर्ब से तो सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेंगे, ठीक है। और डीड्स हमारा सब्जेक्ट है नाउन, ठीक है। तो अगर मैं इनकी देखूं तो मेरा जो कन्फ्यूज़न है वो सिर्फ P और R में है। तो ध्यान दो बच्चे, मैंने सबसे पहले क्या किया, S वाले ऑप्शन हटा दिए हैं, सेकंड हमारा हट चुका है, पी जो हमारा है और जो हमारा है क्या आर, इसी में से हमें कन्फ्यूज़न है। तो सबसे पहले ये जो इस वर्ब आई है ये किसके हिसाब से आई है हमें ये देखना पड़ेगा। तो आपका जो सही सीक्वेंस बनेगी बच्चों वो सबसे पहले बनेगी द पावर ऑफ नोबल डीड्स, द पावर ऑफ नोबल डीड्स। और द पावर के हिसाब से जो इस वर्ब भरी गई है ये इसकी वर्ब है, क्योंकि ऑफ के बाद नोबल डीड्स हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। हर प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये वैसे ही आपका चला जाएगा। तो आपका जो सही सीक्वेंस होगी बेटा वो होगी RPSQ। सबसे पहले द पावर ऑफ नोबल डीड्स इज टू बी, ओके। उसके बाद एस लगाइए, प्रिजर्व्ड एंड पास्ट, पास्ट ऑन टू द फ्यूचर। अगर किसी बच्चे के ये ध्यान में रहा कि पास ऑन होता है आगे भेजना किसी चीज़ को, तो आप इस तरीके से भी अपना मैंडेटरी पेयर तैयार कर सकते थे कि भाई एस के बाद क्यू आएगा। आप 4 ऑप्शंस में देखो बेटा, एस के बाद क्यू सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है। तो आप इस लॉजिक से भी अपना क्वेश्चन ठीक कर सकते थे। ओके गाइज, आई होप कि आपने ये समझ लिया। 56 क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे, ये बार बार अगर आप सिंपली किसी पैराग्राफ को पढ़ने की आदत भी रखते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो यहाँ से आप सीधा ये क्वेश्चन कर सकते थे। लुक फॉरवर्ड टू होता है बच्चों हमेशा, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू। जैसे मैं बोलूँ आपको, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ओके। और ये भी मैंने काफ़ी बार पढ़ाया है कि पूरी इंग्लिश में प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आते हैं, हर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का ING फॉर्म, ओके। हर प्रेपोजिशन को हमेशा नाउन चाहिए होते हैं। तो लुक फॉरवर्ड टू आपको कर देना था और यही आपका राइट आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, ये बीच में मिसिंग हो गया था, एक बार दोबारा देख लेंगे आप इसको। एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन हमारा था, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसीज ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। बच्चे मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से आपको सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन क्लासेज में पढ़ाती हूँ मैं, आपको भी पढ़ाया। उसमें क्या होता है कि सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स आप यूज़ करते हो। जैसे मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं आपको कि लेटेस्ट अपडेट नहीं होता, ओल्ड मेमोरीज नहीं होता, पास्ट हिस्ट्री नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर जो एरर मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि बी पार्ट हमारा रोंग है। कारण क्या है, वेल्ड करने की बात कर रहे हैं। आप किसी चीज़ को वेल्ड कब करोगे, जब दो चीज़ों को इकट्ठा जोड़ोगे, जोड़ बनाने को ही तो वेल्ड कहते हैं। और जब आप दो चीज़ों को इकट्ठा वेल्ड कर रहे हो तो टुगेदर शब्द यहाँ पर फालतू है, और यही आपकी एरर है जो कि बी पार्ट में है। क्लियर गाइज, तो आपको यहाँ पर आंसर करना था बी, ओके। वेल्ड शब्द के आगे हम टुगेदर नहीं लगाएंगे। जैसे कि एंटर्ड इनटू होता है, एंटर्ड का मतलब क्या होता है, बाहर से अंदर जाना, तो इनटू वहाँ पर इसको सुपरफ्लुअस बनाता है, राइट। तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं, क्योंकि वीडियो छोटी रखनी है तो मुझे अब यहाँ पर मूव करना पड़ेगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था हमारा कि आई हैव बोट अ हाउस, बेटा नरेशन में से पूछा गया था। एक ही बात जो आपको दिमाग में रखनी होती है कि नरेशन में टेंस चेंज होता है। ध्यान दो बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। सेकंड में देखिए हैज़ बोट लिख रखा है, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का एज इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट रख दिया, इसमें V2 रख दिया, आगे वाले में देखिए वुड लगा दिया। तीनों के तीनों आपके गलत हो जाते हैं, आपका आंसर बचता है सिर्फ फर्स्ट। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। प्रेपोजिशन का ही था बच्चों, तो ये हमारी एक फिक्स प्रेपोजिशन है बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के बलबूते, के दम पर। जैसे आप बोलते हो ना कि इस चीज़ के दम पर मैंने ये काम किया, जैसे मैं बोलूँ आई क्वालिफाइड दिस एग्जाम बाय डिंट ऑफ माई हार्ड वर्क। सो यही यहाँ पर आपका आंसर करना था ऑप्शन नंबर थर्ड, बाय डिंट ऑफ। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। 59 हमने पहले डिस्कस कर लिया था और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वोन, यहाँ पर लिखा है ईटन। बच्चे यहाँ पर जो जानकारी है ना वो ये है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता था, मैं बार बार आपको ये कहती हूँ एलिमिनेशन मेथड लगाइए। अगर हम बात करें बच्चों, एक छोटी सी बात हम हर क्लास में डिस्कस करते हैं कि भाई हर प्रेपोजिशन के बाद ING लगाना है। ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखते तो देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन विद लिख रखा है, द प्ले लिख रखा है, कैसे आ सकता है प्रेपोजिशन के बाद प्ले? हमें ING चाहिए, फर्स्ट को काट दो। सेकंड देखिए, एक बार हटाओ इसको, थर्ड में देखिए फोर प्ले लिख रखा है, बेटा फोर प्ले कैसे हो सकता है जब हर प्रेपोजिशन के बाद ING आता है। फोर्थ पे चलिए, इन लगा रखा है, आगे प्लेड कर रखा है, प्रेपोजिशन के बाद V2 कब से आने लग गया भाई? जब हर प्रेपोजिशन को जेरेंड चाहिए तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा कॉम्बिनेशन ऑप्शन नंबर 2 में था। क्लियर गाइज? अगर आपने ये बात कहीं नहीं पढ़ी थी, कुछ भी था, आपने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई हर प्रेपोजिशन के बाद ING आता है, इस लॉजिक से आप ये अपने सही क्वेश्चन तक जा सकते थे। क्लियर गाइज? तो ये था आपका पेपर। आई होप कि मैं आपको कम टाइम में अच्छे से समझा पाई हूँ, और नेक्स्ट शिफ्ट आएगी तो उसका क्वेश्चन भी ज़रूर सोल्व करेंगे। अच्छी बात ये रहेगी, बार बार आपको कहा जाता है बेटा 1000 किताबें मत पढ़िए, सिर्फ एक किताब पढ़ लो। और जो मैं क्लासेज में रेफरेंस आपको देती हूँ, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आपको बताती हूँ, SP बख्शी, सिर्फ आप ये बुक पढ़ लीजिए, एक किताब को बार बार पढ़िए। SSC के प्रीवियस पेपर में से ये पूरा पेपर बना हुआ है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो आपको पुराना पेपर ज़रूर पढ़ के जाने हैं, जितने भी आप SSC लेते हैं या HSSC वाले लेते हैं, जो भी हैं। क्लियर गाइज? तो आप ज़रूर इसको देखेंगे और आप चेक करेंगे कि आपको कितने मार्क्स इसमें से मिले हैं। मैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ आपसे मिलूंगी। टिल द टाइम यू टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।